नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद जी हैं। बिशंबर प्रसाद निषाद आज प्रयागराज में आए हुए हैं और सर्किट हाउस में हमारी उनसे मुलाकात हो गई। आज हम राजनीति पर उनसे ढेर सारी चर्चा करेंगे। बिशंबर जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी केंद्र सरकार ने एक बजट प्रस्तुत किया है और प्रदेश सरकार का भी बजट आया है। एक सांसद होने के नाते आप बजट को कितना संतुलित मानते हैं? जो केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है तो केवल आंकड़ेबाजी का झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने जो गत वर्षों पाँच वर्षों में चाहे स्मार्ट सिटी बनाने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा हो, चाहे बुलेट ट्रेन चलाने की बात किया हो, या और तमाम अन्य योजनाएं इन्होंने घोषित किया। जैसे हम लोग सांसद हैं, सांसद आदर्श गांव योजना प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना चलाई और इस कोरोना काल में हमारी सांसद निधि स्थगित हो गई, उसमें चली गई। तो अब 1 रुपया भी माननीय प्रधानमंत्री जी उन गांव के लिए नहीं देते और सांसद निधि भी नहीं देते। तो वहाँ तो लोग गाली देंगे सांसदों को, भाई केंद्र सरकार देगी नहीं, और जो सांसदों के सांसद निधि वो ही नहीं मिली। तो जो गोद लिए गांव हैं, जो सांसद आदर्श गांव में, तो वहाँ भी जो है तो क्योंकि गांव के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है कि सांसद गोद ले रहा है, उन्हें क्या पता कि ये प्रधानमंत्री जी की नहीं। तो सांसद जो गांव को गोद लेते थे उसके लिए कोई निधि अलग से नहीं निर्धारित थी, वो तो आपको अपने सांसद निधि से ही देना था। 1 साल सांसद निधि स्थगित हुई है, 4 साल तो थी ना भाई। जहाँ जहाँ हम लोगों ने गांव चयनित किए वहाँ तो हम लोगों ने पैसा अपनी निधि से ही दिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का नाम है तो केंद्र सरकार की योजनाएं उसमें होना चाहिए थी ना। वहाँ तमाम पेयजल की व्यवस्था है, वहाँ पे सड़कों की व्यवस्था है, वहाँ पे अन्य जो सेंटर की योजनाएं चल रही सारी व्यवस्थाएं वहाँ होनी चाहिए था। उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वो तो सभी के पूरे जिले में या पूरे ब्लॉक में जो मिलेगा तो उसी आवंटन मिलता, उसको स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए था। सर, आज किसान आंदोलित हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं तीनों बिल के लिए। केंद्र सरकार कहती है कि आखिर इसमें गलत क्या है? सांसद बताएं, आप एक सांसद हैं, आप बताएं कि इस बिल में क्या ऐसा है कि जिसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, जो 3 जो किसान बिल बनाए इन्होंने जी, एक तो इन्होंने जब कोविड चल रहा था और पूरा देश लॉकडाउन में था तो इन्होंने आनंद फानंद 5 जून को एक अध्यादेश ले आए जी। तो अध्यादेश जब लाया जाता है जब संसद नहीं होती है, इमरजेंसी कोई होता है, तो हम पीछे पता लगाए क्या इसका कारण है। 2 साल पहले से मध्य प्रदेश में हिसार में पानीपत के पास जो है रेलवे किनारे मंडियां बन रही थी। वहाँ के किसानों से कहा गया कि यहाँ रेलवे कारखाना बन रहा है, हमको जमीन दे दीजिए तो किसान नौकरी देंगे, ये देंगे। तो किसान ने जमीन दे दिया। जब बड़े बड़े मंडी तैयार होने लगे तो लोगों ने वहाँ हल्ला मचाना चालू किया। तो जो आज ये होता है कि भाई वहाँ के किसान क्यों आंदोलित है, इसलिए आंदोलित हैं कि उनके वहाँ मंडियाँ बन गई और उनको पूरी जानकारी हो गई और पूरा देश का किसान आंदोलित है। तो जो 3 किसान बिल हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। सरकार करेगी हम छोटी छोटी जोत को बड़ी जोत बना करके कंपनी किसी को देंगे और किसान उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक फसल के लिए होगा, फिर इसके बाद उससे 25 साल 20 साल जितने साल का उसका एग्रीमेंट होगा करेगा। वो ग्रेडिंग करेगा। जब बुआई के बाद फिर जब थोड़े फसल बड़ी हो जाएगी, ये फसल तैयार हुई 3 बार ग्रेडिंग करेगा। और जो किसान से तय हो जाएगा तो फिर किसान जो है बाजार में नहीं बेच सकता, अपने गांव में कंपनी को ही बेचेगा, कंपनी को देगा। और दूसरी तरफ जो है एक इन्होंने जो भंडार ई बाजार बनाया है कि किसान चाहे तो उत्तर प्रदेश, किसान चाहे मध्य प्रदेश बेचे, अपना कहीं भी आ सकते बेचे। तो जब जो है वो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसके आड़त में उसी को बेचना है तो ये बिल गलत है, ये तो वो भी बिल गलत है। ये सवाल। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो है हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी है नहीं। अभी तक पूरे देश में जो किसान की उपज की खरीद होती है 6% से ज़्यादा नहीं हुई। सरकार जब 6% ज़्यादा नहीं ले पा रही
तो प्राइवेट कंपनियों को कौन सी ऐसी गारंटी है सरकार के पास कि वो जो है 100% जो है तो एमएसपी पे ले लेंगे। तो इसलिए किसान चाहता है कि एमएसपी के लिए कानून बने, जिस तरह से व्यापारियों को। समाजवादी पार्टी क्या इसमें रोल है? ये तो कहीं आंदोलित दिख नहीं रही है। समाजवादी पार्टी सड़क से लगा के सदन तक घेरा डालो, डेरा डालो, अलाव लगाओ, सड़क में सब जगह पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव, हम लोग खुद जो है ट्रैक्टर रैली के साथ समर्थन किया किसानों के साथ में, मोटरसाइकिल से, बैलगाड़ी से, सब तरह से हम लोगों ने किसानों के साथ। आपको समाजवादी पार्टी में एक ताकतवर नेता माना जाता है। 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? उत्तर प्रदेश का 2022 में चुनाव है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे और दौरा कर ही रहे हैं लगातार। मेरा परसों फतेहपुर था, आज यहाँ है। इस तरह से पर डे हमारा कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा रहता है। अच्छा सर, 2022 को लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी 2022 जीतने के लिए? 2022 के लिए नौजवान के सवाल पे, किसान के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, और जो अखिलेश यादव जी ने डेवलपमेंट किए, चाहे एक्सप्रेस वे हाई बनाने का काम हो, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे बनाया। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि हाँ, चाहे आपको किसान मंडियाँ बनाई या लैपटॉप बांटा और तमाम जो है उन्होंने और सबसे बड़ी बात तो मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को रखा। नरेंद्र तोमर जी जो है, एक छाया वर्मा जी का सवाल था, उसमें मैंने सप्लीमेंट्री पूछा कि जब आप किसान की आय दूनी करना चाहते हो और किसान के लिए कुछ दे नहीं रहे हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए नहर का ट्यूबवेल का पानी फ्री किया, तो किसान की लागत हो गई कम, उसको उसकी आमदनी बढ़ी, इनकम बढ़ी। तो क्या पूरे देश में फार्मूला अखिलेश यादव जी का लगाएंगे? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हम किसान के लिए सॉइल टेस्ट कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। आज इनके पास सॉइल टेस्ट करने के लिए लैब नहीं है, इनके पास टेक्नीशियन। यूपी बजट आया है, उसमें किसानों के लिए पानी मुफ्त कर दिया। पानी मुफ्त हो भाई, मेरे अखिलेश यादव की सरकार के ज़माने से है। ये तो अलग से कोई इन्होंने अगर निजी ट्यूबवेलों का इन्होंने फ्री किया हो तो बताएं मुझे, या किसानों के लिए बिजली फ्री किया हो तो बताएं योगी जी। निजी किसानों की मांग थी कि निजी ट्यूबवेल हैं या बिजली के जो बिल हैं, बिजली के बिल माफ़ कर दें किसानों के जो खेती करते हैं, तो किसान की आय बढ़ सकती है। ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी जो नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी फ्री किया था, उसी को दोहरा रहे हैं। अच्छा सांसद जी, आज आप देश में मुख्य समस्या क्या देखते हैं? इस समय किसान का समस्या है और रोजगार की समस्या है। इन्होंने नोटबंदी शुरू की, नोटबंदी में नौजवान, किसान, मजदूर सब बर्बाद हुआ। इसमें जीएसटी में आपका जो है छोटा व्यापारी बर्बाद हुआ। ये बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार काम करे। जितने देश के बड़े बड़े उपक्रम हैं सब बेचे जा रहे हैं और सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। आपका रेलवे बिक रहा है, LIC के लिए 74% जो है शेयर कर दिए। आपका जो है BSNL बिक रहा है। कोई ऐसा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है जो ना बिक रहा हो। और ये सरकार उद्योगपतियों को जैसे रेलवे बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, तो उद्योगपतियों को रेलवे से ज़्यादा उनकी रेलों की ज़मीनों पे निगाह है, वहाँ बड़े बड़े माल बनाएंगे। एयरपोर्ट के दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉन्च है, उस पर निगाह है कि जहाँ किसी एयरलाइंस का नहीं है वहाँ एयर इंडिया का है। तो इस तरह से आज जो नौजवान बेरोजगार हुआ, इन्होंने कहा था कि 5 साल में जो है 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। 10 करोड़ देने के बजाय 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जो 2019 चुनाव के बाद जो आंकड़ा आया था बेरोजगारी का, अगर वो शायद चुनाव के पहले आ गया होता तो इनकी सरकार न बनती। यही नौजवान जो है इनकी सरकार बनने में रोड़ा करता। लेकिन इन्होंने लालच दिया कि हम आपको रोजगार देंगे, आपको गारंटी देंगे, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि पूर्व की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसकी वजह से बीजेपी को अवसर मिल गया? देखिए, इसके दोषी तो कांग्रेस भी है। हम तो मांग करते हैं आपके चैनल के तिवारी जी, आपके चैनल से मांग करते हैं, किस देश में चूंकि सन 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसे श्रम कानून बने तो पहले 16 घंटे काम कराया जाता था और 1 दिन की तनख्वाह मिलती थी। और स्त्री है तो उसको आधी तनख्वाह, आधा मजदूरी, और पुरुष है तो मिलता था।
अब भारतीय जनता पार्टी ने केवल किसान के साथ नहीं, मजदूर के साथ भी 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दिया। उसी तिहाड़ी में उतनी मजदूरी में 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और मतलब हमारा जो खास तौर पर जो गांव का किसान का बैकवर्ड पिछड़ा व्यक्ति है, ये मांग कर रहा है कि 2021 में जनगणना होने जा रही है। आप जो है जनगणना, जातिवार जनगणना करा दीजिए बैकवर्ड की, और जितने साधन संसाधन उनमें भागीदारी दे दीजिए, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग ढूंढ लेंगे, सब कर लेंगे। तो ये पूरी जो तरह से जो है सरकार जो है केवल जो है जो बहुसंख्यक समाज है, लोहिया जी ने कहा था सन सुपाने बांदीघाट 100 में पिछड़े 65, जिनकी 60% आबादी है, उनके साथ ज्यादा कुठाराघात हो रहा है। उनके लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान। ये आवाज तो सपा नहीं उठाती थी ना, जिसकी वजह से बीजेपी को अवसर मिला। बीजेपी तो आवाज उठाती। हम लोग लगातार ये आवाज उठाए हैं, और जो मांग हम लोगों ने किया है सड़क से लगा के सदन तक। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा पैमाना है। जो आर्थिक आधार पर कमजोर व्यक्ति है उनके लिए आरक्षण किया 10%, उनके लिए गरीबी रेखा 8 लाख है, और जो SC BC का आदमी है उसके लिए गरीबी रेखा 1 लाख है। 1 लाख से अगर ऊपर प्रमाण पत्र बनेगा उसका आएगा तो उसको आवास नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको आप कहना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी सुनिए, तो उसमें एक और खामी है। SC और BC के आरक्षण में प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट एजुकेशन में आरक्षण नहीं है, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण नहीं है। और जो कमजोर वर्ग के, गरीब वर्ग के लिए आरक्षण किया गया उसमें प्राइवेट एजुकेशन में है, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का में 10% आरक्षण है, उनको प्राइवेट नौकरियों में है। तो हमें तो लगता है पहले से इनकी योजना थी कि प्राइवेट सब कर दो, हमारे लोग तो 10% है ही हैं, तो इनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल जाएगी और ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। आपका मतलब है केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करने के लिए तमाम उपक्रम कर रही है। तमाम कर रही है, यहाँ तक कि हमारा संविधान खतरे में। धीरे धीरे संविधान से मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना बनाया था और जो संविधान बनाया था उसको खत्म करने की योजना है। अच्छा सांसद जी, एक चीज़ और बताइए, पहले समाजवादी पार्टी बहुत आंदोलन करती थी, अब तो सोशल मीडिया पर ही जो है रह जा रही है। इससे नहीं लगता कि समाजवादी आंदोलन कमजोर हो रहा है? मैं नहीं समझता कि जो आप ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी सड़कों पे है, और मैं समझता हूँ कि 1 महीने में 4-4, 6-6 प्रोग्राम होते हैं। कार्यकर्ता सड़कों पे जाता है, गांव पे जाता है, बूथ पे जाता है, और गांव स्तर तक जो है ये किसानों की समस्याओं से लगा के, नौजवानों की समस्याओं से लगा करके, और जो उनकी और समस्याएं हैं उनको जानने के लिए गांव-गांव तक पहुंचने का काम किया है। एक चीज़ और बताइए नेताजी, राजनीति पे बात करें तो 2019 में एक बहुत बड़ा गठबंधन हुआ था और वो फेल हो गया। सहयोगी पार्टी ने कहा कि जो है सपा ने जो है साथ नहीं दिया। इससे आप कितना सहमत हैं, और क्या 2022 में किसी गठबंधन की संभावना बनती है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इसके लिए अधिकृत हैं, और वैसे उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ, बड़ी पार्टियों के साथ किसी गठबंधन नहीं करेंगे। और जहाँ तक आपका सवाल 2019 का है, तो 19 में कहीं ना कहीं चूक हुई। अच्छी सीटें जो है, प्रत्याशी चयन में गलती हो गई। प्रत्याशी चयन में गलती हुई। जो शहरी सीट है तो समाजवादी पार्टी को मिल गई, देहाती सीट उनको मिल गई, उनका ग्राफ बढ़ गया और दुष्प्रचार किया गया। ये दुष्प्रचार किया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सारा यादव भर्ती हो जाता है, और अति पिछड़े लोगों को गुमराह कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग पार्लियामेंट्रियन हैं, पार्लियामेंट में सवाल रखते हैं, आंकड़े निकालते हैं। 1993 से आज तक 10% से ज़्यादा आरक्षण पूरा नहीं हुआ। 27% होना चाहिए था। तो जब 27% नहीं हुआ, 10% ही आरक्षण पूरा हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय में तो 4% है, तो बाकी कौन लोग आरक्षण लिए? जो लोग आरक्षण लिए हुए हैं वही लोग जो है इनको गुमराह करने का काम करते हैं। तो आज पूरी तरह से अब प्राइवेटाइजेशन करके उनके आरक्षण को बिल्कुल समाप्त करने की योजना है। तो जो लोग एक तरह से, जैसे मान लीजिए अगर VVC ना होता तो राम न जीतते, तो अगर हमारे लोग जो है योगी मोदी के साथ ना होते तो आज उनकी नौकरी न जाती, आज जो हजारों लोग पैदल चल के आए मरे वो ना होता, आज किसान जो सड़कों पे है उनकी खेती जा रही है ना होता। नेताजी, मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या बिना गठबंधन के सपा अगर अलग लड़ती है, बसपा अलग लड़ती है, तो बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक राजनीति करती है उसमें बीजेपी को रिप्लेस किया जा सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मजबूत है। हमारी किसान, नौजवान, मजदूर की पार्टी है, और
हम लोग पूरी तरह से 2022 में बहुमत की सरकार बनाएंगे। 2022 में कौन से मुद्दे होंगे समाजवादी पार्टी में? बता तो दिया कि विकास का मुद्दा तो पिछली बार चला नहीं था, बहुत विकास किया था। उसके तमाम फैक्टर रहे होंगे, वो फैक्टर अब नहीं रहेंगे, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, बता रहे हैं। क्योंकि तमाम प्रत्याशियों के चयन किए गए, 3-3, 4-4 बार टिकट बदले गए, पारिवारिक झगड़ा भी हुआ, तमाम तरह के विवाद रहे। अब हमारे माननीय अखिलेश यादव जी शुरू से मेहनत कर रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को ट्रेन करके अपने बूथ स्तर पे हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, हर विधानसभा में हम देख रहे हैं कि दर्जन भर दावेदार हैं, दर्जनों दावेदार हैं एक एक विधानसभा में। ऐसे में प्रत्याशी चयन में दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता है उसका टिकट मांगने का अधिकार है, काम करता है, टिकट मांगे। और ये अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है कि पार्लियामेंट बोर्ड के सामने जब ये प्रत्याशी जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, अपना फैक्ट बताएंगे, और जो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा उसके आधार पर। चलिए, आप पहले ऐसे नेता हैं जो पार्लियामेंट बोर्ड की नाम ले रहे हैं, नहीं तो आम नेता तो बस खाली अखिलेश, खाली अखिलेश, खाली अखिलेश। कि सारा निर्णय उन्हीं का होता है कि वास्तव में पार्लियामेंट बोर्ड करती है? पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है बकायदे, उसमें निर्णय होता है, उसमें कमेटी होती है, उसमें एक्सपर्ट बैठते हैं, सब वरिष्ठ लोग बैठते हैं। उसके लिए डाटा देखते होंगे किस विधानसभा में किसका क्या फैक्टर है, पूरा हर चीज का फैक्टर देख करते हैं। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, ओवैसी का फैक्टर बिहार में देखते हुए आपको समाजवादी पार्टी को चिंता की बात नहीं है? देखिए, मैं बिहार गया था, मैं भी चुनाव में था जी, और वहाँ जिस तरह से जो है तेजस्वी जी की पार्टी को हराया गया, वहाँ पहले तो कोशिश की गई कि वोटिंग में हरा दें। जब वोटिंग में नहीं हरा पाए तो उनको गिनती में हरा दिया। बेईमानी किया, पूरी तरह से बेईमानी किया। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ये गिनती तो 4 बजे रात तक चलेगी, सुबह तक चलेगी। जब पूरे देश में उपचुनाव के 12 बजे से लगा के 3 बजे तक रिजल्ट घोषित हो गए और चुनाव में डिक्लेयर कर दिया, तो वहाँ पर जो पोस्टल बैलेट आए थे, पोस्टल बैलेट के नियम है, कानून है कि उसको शुरू में उसकी घोषणा की जानी चाहिए, उन्हें बेईमानी कर दिया। एक विधानसभा में 700-700, 900 वोट जो है उनके इनवैलिड किए गए। तो इस तरह से 40-40, 50-50, 60-60, 90-90 वोट से हराया गया। 12,000, 12,500 का अंतर है केवल पूरी विधानसभा, पूरे प्रदेश में वोट परसेंटेज। बिल्कुल। तो वहाँ तो पूरी तरह से खुली बेईमानी हुई है और सत्ता के बल पे बेईमानी की गई। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, एक भागीदारी मोर्चा बना हुआ जिसके संयोजक ओपी राजभर हैं, बाबू सिंह कुशवाहा भी उसमें हैं, बाबू रामपाल जी भी हैं, प्रेमचंद कश्यप जी भी हैं। भागीदारी मोर्चा जितना मजबूत लड़ेगी, क्या वो विपक्ष के लिए, सपा या बसपा, सपा के लिए कह दीजिए, चिंता की बात नहीं है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस बार पूरी तरह से जाति समीकरण, भागीदारी, और जो कार्यकर्ता बहुत दिन से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और खास तौर पर अति पिछड़े हैं, दलित समाज के हैं, तो पूरा समीकरण बना करके हमें उम्मीद है। इसीलिए उनको आमंत्रित किया गया, उनके टिकट मांगे गए कि डेट भी बढ़ाई गई। तो हमें लगता है कि जब हमारी सोशल इंजीनियर साहब की सोशल इंजीनियरिंग चलेगी तो सबकी इंजीनियरिंग फेल हो जाएगी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, वर्तमान सरकार कहती है उत्तर प्रदेश की कि अपराधियों में बड़ा डर है और वो भागे हुए हैं, उनका शूट एंड साइट का आर्डर है। तो वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप देख ही रहे हाथरस में क्या था। हाथरस में लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ क्या हुआ। पूरी सरकार खड़ी थी, पूरी सरकार खड़ी थी, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार खड़ी थी। अगर मीडिया पत्रकार के लोग गए तो उनको जेल भेज दिया गया जी। कोई पार्टी वाला जा रहा है उसको रोका गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। हमारी पार्टी के नेता गए, इक्का दुक्का बता रहे हैं। उन्नाव में भी 3 बेटियों के साथ हुआ, बांदा में नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। तो हमारे प्रदेश में जो है, चूंकि जब थाना नहीं सुनेगा, पुलिस नहीं सुनेगी, तो लोग कहाँ जाएंगे। 100 नंबर माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ से होती थी। अब योगी जी ने उसे उठा के उसको जिले से कर दिया। जब इनके ही अधिकारी कहते हैं, एक खबर छपी थी कि एसपी पोस्टिंग करना तो कितने लाख में होगा, डीआईजी पोस्ट करना कितने लाख में ये होगा। पहले नहीं था क्या? डीएम, उनके एक अधिकारी का बयान आया, उनके एक सोशल मीडिया में चला
कि इतने लाख में पोस्टिंग होती है, तो जब ऐसी पोस्टिंग होकर के जिसकी खुल गई तो अधिकारी बैठेंगे तो फिर अत्याचार तो बढ़ेंगे ही और अपराध बढ़ेंगे। और जहाँ तक आप कह रहे हो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी जिले में जो है किसी गरीब जनता की सुनाई हो रही है। जितने ये आपके जो है तहसील दिवस चल रहे हैं, वहाँ सब खाना पूर्ति हो रही है, वहाँ किसी काम नहीं हो रहा। पोर्टल में डालिए दरोगा की शिकायत मुख्यमंत्री से, तो उसी दरोगा के पास आ रही है और दरोगा बुला रहा, अच्छा तुमने मेरी शिकायत किया, तो अपनी जांच दरोगा कैसे करेगा? अपनी जांच कैसे करेगी? ये हाल है सरकार। अच्छा सर अभी 12 में प्रशासन कुछ लोगों ने जो है नाय तोड़ दी थी निषाद समाज के लोगों की। अभी जो है प्रियंका गांधी वहाँ गई, क्या अच्छा ना होता कि आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी वहाँ गए होते कल, जबकि वो इलाहाबाद में ही थे? सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस मामले को उठाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और मैंने खुद पार्लियामेंट में जो है इस मामले को उठाने का काम किया और मांग किया कि जो हमारे नायकों की नावें तोड़ी गई हैं उसका मुआवजा मिले, उनके फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनकी वापसी हो। और जिस तरह से अत्याचार हो रहे, चूँकि ये हमारे महाराजा निषाद राजगुरु की धरती है, सिंहबेरपुर धरती है, बिल्कुल। और जब भगवान राम को चित्रकूट जाना था तो महाराजा निषाद राजगुरु ने गंगा जी पार किया था। और जब जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी का होता है तो वही कहते हैं, जब निषादों के बीच जाते हैं कि हमारे निषाद राज नैया पार लगाएंगे, जब उनकी नैया तोड़ दी गई है, उनकी नैया तोड़ दी गई, भगवान राम ने तो उतराई दिया नहीं और इन्होंने उल्टा नाव तोड़ दिया। तो पूरा प्रदेश का जो है निषाद समाज आंदोलित है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ है। माननीय अखिलेश यादव ने एक टीम बनाया और टीम बना करके हमारे राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में वहाँ टीम गई थी और वहाँ पे आर्थिक सहायता भी, चेक भी दिए गए, नगद भी दिया गया और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और रहेगी। और जहाँ तक दूसरे लोग, अब समाजवादी पार्टी उठाई है तो दूसरे लोग भी पहुँच रहे हैं, अच्छी बात है, और लोग पहुँचे। हम तो कहते हैं सरकार के लोग जो है, हम लोगों ने मांग किया इनकी मुआवजा दें और मुकदमे वापस लें, जो पुलिस वालों ने तोड़ा उनके ऊपर मुकदमा लगा के उनको जेल भेजें। अच्छा नेताजी, अंत में जो है आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय उत्तर प्रदेश की महान जनता जिस तरह से महंगाई में जूझ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से जी महंगाई चरम सीमा बढ़ गई है और महंगाई बढ़ने से हर वर्ग का व्यक्ति परेशान होता है। बिल्कुल। अभी मैंने पार्लियामेंट में सवाल रखा था, आपने अगर सुना, जी बिल्कुल, सारे मीडिया उसमें आया था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने मेरे सवाल के जवाब में मैंने पूछा था कि दिल्ली के आसपास चारों तरफ किसान आंदोलन में है और आप किसान की आय दूनी की बात कर रहे हो, कैसे आय दूनी होगी? और मैंने सवाल कर दिया था कि रावण के देश लंका में 51 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल है, सीता के यहाँ, और सीता नेपाल में सीता के देश में जो है 52 रुपये लीटर है। तो क्या राम के देश में जो है उससे कम नहीं होना चाहिए? रावण से तो कम होना ही चाहिए। ये हेडलाइन बनी थी, ये हेडलाइन बनी थी। मैंने ये सवाल पूछा तो धर्मेंद्र प्रधान जी कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य पे तय होता है। तो मैंने कहा रिफाइनरी इंडिया में है और इंडिया से तेल जाता है नेपाल में। जब नेपाल सस्ता कर सकता है तो आप इतना क्यों टैक्स लगाए हो? आप टैक्स कम करो, तब किसान की आमदनी बढ़ेगी। और दूनी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने एमएसपी कानून जब तक नहीं बनाओगे तब तक दूनी नहीं होगी। अभी धान खरीद हुई तो 1860 रुपया आपकी एमएसपी है और 900 में धान खरीदा गया। आज भी किसान का धान पड़ा हुआ, कोई खरीदने वाला नहीं है और सरकार कहती है कि नहीं हमने 100% खरीद कर ली। तो इस तरह से सरकार पूरी तरह से फेल है। और नौजवानों को जिस तरह से ये नोटबंदी, जीएसटी और ये लॉकडाउन से जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिनके रोजगार टूटे हैं, आज करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। आज नौजवान और जो बेरोजगार है आक्रोशित है और इंतजार कर रहा है कब 2022 आए, अखिलेश की सरकार बनाए, जब 24 आएगा तो हम लोग जो इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। सांसद जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद जी थे। आपका कहना है 2022 में जनता ने मन बना लिया है, वो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आपने ये भी कहा कि आज महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, जो बदला लेगी 2024 में और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से भगाएगी। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।